लीजिए सुनिए शुभ प्रभात कार्यक्रम। सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, आप सबको नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। ईश्वर करे आपके वो सभी सपने साकार हों जिनके लिए आप प्रयत्नशील हैं, और ये भी अटल सत्य है श्रोताओं कि ख्वाब पूरे हों इसके लिए लगन, मेहनत, अनुशासन पहली जरूरत है। श्रोताओं, हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें, जवाबदेह रहें, इसी खातिर हम दिन सप्ताह मनाते हैं। जैसे कि 4 जनवरी को प्रतिवर्ष हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, याद करते हैं लुई ब्रेल को उनके योगदान के लिए। इसी संबंध में हमने बात की प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी और प्रतिष्ठित शायर संजय विद्रोही जी से। प्रस्तुत है ये बातचीत सुप्रभात के आज के अंक में। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी, और यहाँ बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। संजय जी, जो हमारे दिव्यांग जन आपको सुन रहे हैं, क्योंकि श्रोताओं संजय विद्रोही जी जैसा हमने बताया कि प्रतिष्ठित डोगरी कवि हैं, ये इनकी बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि ये दृष्टि बाधित हैं। बहुत सारी चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं किस तरह की मुश्किलात का इन्होंने सामना किया होगा। जी रविकांत जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लुई ब्रेल जी का बर्थडे हम मना रहे हैं, ये सभी बाधाएं उन्हीं की वजह से दूर हुई हैं। अभी 4 जनवरी को हम 4 जनवरी को हम मना रहे हैं। लुई ब्रेल वो थे जिन्हें नेत्रहीनों का, दृष्टिहीनों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रेल स्क्रिप्ट जो जिससे हम लिखते पढ़ते हैं, इसकी इजाद उन्होंने की थी। फ्रांस के रहने वाले थे। 1809 में 4 जनवरी के दिन वो इस दुनिया में आए थे। पहले क्या था कि जो दृष्टिहीन लोग थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। उन्होंने ये देखा, खुद वो 3 साल की एज में ब्लाइंड हुए थे, क्योंकि अपने पापा की वर्कशॉप में वो खेल रहे थे। पहले वो सामान्य थे। पहले सामान्य थे वो। जी जी जी। तो 3 साल की एज में क्या हुआ, कोई एक टूल जो था वो उनकी आंख में लग गया, एक आंख उनकी इन्फेक्ट हुई, फिर आस्ता आस्ता दूसरी भी गई। उन्होंने ये महसूस किया कि सिर्फ याद कर, क्योंकि उनको किसी स्कूल में उनकी एडमिशन हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ याद करने से तो वो पूरा नहीं हो सकता, लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फिर एक कैप्टन थे आर्मी के, कैप्टन चार्ल्स बार्बियर जी जी, उन्होंने एक कोड बनाया था, नाइट रीडिंग सिस्टम, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो सोल्जर्स वगैरह एक दूसरे को शेयर करते थे जी। तो वो एक रेज्ड डॉट्स, जो उभरे हुए बिंदुओं का, एक 12 बिंदुओं का एक उन्होंने बनाया था। तो लुई ब्रेल इतने जीनियस थे कि उन्होंने उस 12 बिंदु, क्योंकि 12 एक फिंगर से जब इंसान पढ़ता है तो 12 बिंदु जो है वो ग्रैप नहीं होते जी, वो थोड़े बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने 6 बिंदुओं का एक छोटा सा, एक जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसका एक पूरा सिस्टम बनाया, उन्होंने कोड बनाया, जिससे हम आज दुनिया की कोई भी भाषा है जो पढ़ लिख सकते हैं। तो ये एक हमारी दुनिया में इनकलाब आया जब वो ये ब्रेल बुक्स पब्लिश हुई, ब्रेल जो ब्लाइंड स्कूल्स वगैरह खुले। तो आज मैं ये मानता हूं कि हम जो भी हैं, जहां भी हैं, वो लुई ब्रेल की वजह से हैं। तो इसलिए ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू में मनाता है, और तकरीबन हमारा हर जो साइटलेस लोगों के जो इंस्टीट्यूशन होता है वहां ये मनाया जाता है, लुई ब्रेल को श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिर इसमें आगे पढ़ते पढ़ते हर तरह की शिक्षा ग्रहण की जा सकती। जी जी, कि हर भाषा और हर मतलब मैथ के सिंबल्स हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती। हालांकि आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइटलेस लोग हैं वो कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, नेट में सारा वो सर्फिंग करते हैं, लेकिन जो ब्रेल की इंपॉर्टेंस है उसको हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आपने जैसे कहा, उर्दू में भी लिखता हूं, तो मैंने लुई ब्रेल जी के ऊपर ही एक शेर लिखा था, हो मजबूत कश्ती हो मल्लाह काबिल जी, तो नजदीक आते हैं खुद ही किनारे, वाह, कदम बढ़ के खुद चूम लेती है मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। वाह वाह वाह। और ये प्रश्न हमने शुरू में भी आपसे किया कि संजय विद्रोही का जो बचपन था
हाँ जी। उसमें जो आपकी मुश्किलात थी, क्योंकि जो श्रोता आपको सुन रहे हैं हो सकता है कि उनके परिचितों में कुछ ऐसे लोग हों जिनके बचपन में ही ये उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह का साहस, किस तरह का हौसला उन्हें रखना है ताकि किसी भी तरह की मुश्किल उनके सामने ना। देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, पहले मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं जब 5-6 साल का था तो उनको ये पता चला था कि जम्मू में एक स्कूल है जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो उन्होंने अपना घर छोड़ा और यहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पे लेके तो वो मुझे यहाँ ले आए और मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। उनका स्वर्गवास हो गया तो फिर मेरे चाचा जी मेरे साथ आए। उन्होंने मुझे यहाँ आकर पूरा शिक्षा दिलाई यहाँ स्कूल में। जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया तो मेरे साथ ही रहे। तो उनका योगदान मेरे जीवन में बहुत है। उसके बाद ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल हैं, कोई जो है शिक्षा से वंचित रहना नहीं चाहिए सिर्फ इस वजह से कि मैं दृष्टिहीन हूँ। अपने संजय जी, हमारा जो सोशल वेलफेयर विभाग है जी, इसकी तरफ से लड़कों के लिए साइटलेस बॉयज के लिए स्कूल चलाया जाता है और जो साइटलेस गर्ल्स हैं उनके वो एक एनजीओ चलाती है। अच्छा जी, एनजीओ चलाती है और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें भी लड़कियां पढ़ रही हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले जी किसी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि एक नेत्रहीन बच्ची है लेकिन उसके घर वाले भेजते नहीं, दादी नहीं भेजती उनकी। तो मैं ये सबसे श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा कि बच्चा अगर आपका, चाहे बच्चा है या बच्ची है, अगर वो दृष्टिहीन है तो कोई उस पे दया करने की जरूरत नहीं है। उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, उसको स्कूल में भेजिए ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, वो अपनी रोजी रोटी कमा सके किसी भी फील्ड में। आजकल कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ विजुअली इम्पेयर्ड लोग ने प्रवेश नहीं किया है जी। और आपका रूपनगर में है ये? जी, दोनों स्कूल रूपनगर में, रेजिडेंशियल स्कूल दोनों रेजिडेंशियल हैं। ये मुट्ठी मोड़ जो रूपनगर है यहाँ पे है, तो वहाँ बच्चे रह भी सकते हैं जी और पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं वहाँ पे जी। किस क्लास तक शिक्षा दी जाती है, फिर उसके आगे किस तरह से आपकी शिक्षा जारी रहती है? ये जो हमारा स्कूल एजुकेशन के साथ तो 8th तक ही एफिलेटेड है जी। उसके बाद हम दूसरे स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है यही स्कूल जी अप टू ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद जो है फिर वो उनको अपना कहीं हॉस्टल या कोई यूनिवर्सिटी हॉस्टल या कैसे भी वो उनको खुद अरेंज करना पड़ता है। इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं क्योंकि मैं प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एक एनजीओ है जी। प्रयास है कि जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर किसी ने पढ़ाई करनी है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर वाले उनसे अच्छा बिहेव नहीं करते क्योंकि वो कमाते नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एक शेल्टर होम जो है अगर पब्लिक का सहयोग हमें मिले तो हम शुरू करना चाहते हैं थोड़ी देर में। उसके बारे में बात चल भी रही है जी। मैं ये आशा करता हूँ कि नए वर्ष में कुछ ऐसी अच्छी खबर हमें जरूर सुनने को मिलेगी जी। और इसमें जाहिर है हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन है जी वो भी इसमें आपका सहयोग करेगा। जैसे अभी तक जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जी वो आपकी सहायता कर रहा है, क्योंकि पहले आपकी सीटें जो थी वो कम थी जी। पहले 25 थी, अब 50 हो गई हैं। 50 हो गई हैं। लड़कियों का अनलिमिटेड है मेरे ख्याल में। जितनी लड़कियां वहां पे आए तो वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। और मिडिल के बाद जो सामान्य स्कूल है वहां जाकर के आपको शिक्षा लेनी होती है। किसी स्कूल में हम एडमिशन करवा देते हैं, पढ़ाते हम खुद ही है, हमारा स्टाफ है। 10th के बाद वो रणवीर या दूसरे स्कूलों में जाते हैं, हाई स्कूल जा सकते हैं। तो फिर रहते तो बच्चे यही रेजिडेंशियल स्कूल रूपनगर में, तो यहाँ से फिर दूसरे स्कूलों में जाना, जहाँ बच्चे जब कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं तो कॉलेजेस तक जाना आने में कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। आजकल एक तो पब्लिक भी बड़ी कोऑपरेटिव है और बच्चों में मोबिलिटी बहुत अच्छी है जी। जब हम पढ़ते थे तो हम भी कॉलेज जो है वो या स्कूल हाई सेकेंडरी तो 2-4 का ग्रुप इकट्ठा बना के तो जाते थे हम। तो अब आप यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं रेजिडेंशियल स्कूल में? जी। तो संजय जी, जैसा बात कर रहे हैं कि मनोरंजन के लिए भी आपके पास वक्त होता है, आपके मनोरंजन में आकाशवाणी जम्मू, जिसे आप पहले रेडियो कश्मीर जम्मू के नाम से जानते रहे हैं, आकाशवाणी जम्मू को या आकाशवाणी के जो अन्य केंद्र भी आप सुनते हैं, उनकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? रवि जी, ये मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि रेडियो जो है ना, ये बचपन से मेरा साथी रहा है और ताउम्र रहेगा। आकाशवाणी जम्मू का मुझसे कभी भी पूछ लीजिए कि कौन सा ड्रामा था, कौन सा प्रोग्राम था, क्या सुना, तो मतलब ज्यादातर मैं आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आकाशवाणी ने जैसे डोगरी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया आकाशवाणी जम्मू ने जी, तो बहुत अच्छा लगता है और अपने गीत सुन के तो और भी दिल गार्डन हो जाता है। और वैसे भी आजकल तो मोबाइल जो है, मोबाइल में भी आप हाँ जी, मोबाइल ऐप में भी, लेकिन जो रेडियो में मजा आता है सुनने में वो अलग ही बात है। और मेरा कई बार तो सो जाता हूँ, रेडियो चलता रहता है पूरी रात जी, इतना मतलब प्यार है रेडियो से जी। श्रोताओ, संजय विद्रोही जी से की गई बातचीत अभी जारी है। फिल वक्त समय हो चला है आज। वेलकम बैक श्रोताओ। सुप्रभात में आज हमारे साथ हैं
संजय विद्रोही, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार 4 जनवरी को विश्व ब्रेल डे मनाया जाएगा। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मनाता है इसको, और बड़ी धूमधाम से हम इसको मनाते हैं। अभी कोविड के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम आई थी हमें, जी जी, लेकिन इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ये प्रोग्राम एक कल्चरल प्रोग्राम हमारी तरफ से होता है। जी जी, बहुत एंजॉय हम करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये जैसे दिवाली क्रिसमस लोग मनाते हैं ना, हम इस त्योहार को बस उसी तरह से मनाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मसीहा थे वो, क्योंकि उन्होंने हमारी एक रोशनी लेके आए, वो विद्या की रोशनी लेके आए। क्योंकि विद्या विहीन तो इंसान क्या करे, तो ये उन्हीं की देन है, इसलिए हम वैसे ही इस त्योहार को मनाते हैं। 5 तारीख को हम फेडरेशन, प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से भी हम केएल सहगल में एक समारोह आयोजित कर रहे हैं 3 बजे। जी जी, तो क्योंकि हम अपने लेवल पे भी अच्छी तरह जी मनाना चाहते हैं। इसमें जिस तरह का सहयोग आपको हमारे सोशल वेलफेयर विभाग से, कुछ और सुविधाएं आप चाहते हैं? देखिए, अभी ये जो स्कूल है, इसको थोड़ा सा इसमें सहयोग आजकल ICPS वालों का भी है। जी जी, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टाफ जो है प्रोवाइड किया था। पहले जो अंडर स्टाफ चलता था स्कूल, अभी वहाँ काउंसलर्स, कंप्यूटर टीचर्स, ये सारे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो अब बहुत अच्छा चल रहा है ये स्कूल। मुश्किलात तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो एक्ट है, इसको इन टोटो इम्प्लीमेंट किया जाए। बात चलती रहती है। एक्ट में है कि जो दिव्यांग लोग हैं, उनका काम जो है वो हैसल फ्री होना चाहिए। जी जी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली। छोटे छोटे काम जो होते हैं वहां हमें मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं ये सरकार से ये अपील करूंगा कि ये कोई सर्कुलर हो जिसमें ये सब डिपार्टमेंट्स को हो कि इनका काम जो है हैसल फ्री हो जाना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि हमें हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए। बच्चियां भी यहाँ पे, जैसा आपने खुद जिक्र किया कि जो भी आएगा उसकी मदद होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी सर। ये फ्री ऑफ कास्ट है सारा, कोई फी पे नहीं करनी है। दोनों स्कूल्स में सब कुछ, सारी फैसिलिटीज जो है, ड्रेसेस, क्लोथिंग, शेल्टर, जो भी है, सब फ्री ऑफ कास्ट है। जो आपका रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक? हमारा म्यूजिक का, हमने म्यूजिक का प्रोविजन है ना। जी जी, बच्चों को म्यूजिक सिखाया भी जाता है। बच्चे हमारे क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, बच्चे हमारे जूडो खेलते हैं। अभी आप हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो पैरा गेम्स होती हैं जो जूडोज की, यहाँ अभी हुई। हमारे बच्चे वहां से गोल्ड मेडल लाए हैं, सिल्वर मेडल लाए हैं। क्रिकेट नेशनल लेवल पे भी हमारे 1-2 बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ बड़े खुश रहते हैं। जी जी, चेस भी खेलते हैं बच्चे। बहुत अच्छा, उनका दिनचर्या बहुत अच्छी है। 9 बजे से 3 बजे तक उनका स्कूल होता है। उसके बाद फिर वो खेलते हैं, गाते हैं। मतलब किसी चीज की उन्हें कमी महसूस नहीं, कोई कमी महसूस नहीं होती। संजय विद्रोही जी, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नववर्ष आपके लिए, हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत खुशियां लेकर के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी और प्रतिष्ठित शायर संजय विद्रोही, जो हमें जानकारी दे रहे थे। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे। अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात।